पहलगाम के आतंकी मारे जा चुके हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पुष्टि की है, संसद में सबूत भी दिए हैं। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दाचीगाम के जंगलों में मारे गए 3 आतंकी कौन हैं? सुरक्षा बलों ने इन्हें कैसे ट्रैक किया? इस खोजबीन में एक अल्ट्रा सेट का रोल क्या रहा और इसका चाइनीज कनेक्शन क्या है? शो में जिक्र संसद की कार्यवाही का भी होगा। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच क्या नोकझोंक हुई? ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर क्या सवाल उठे? सोनिया गांधी के आंसुओं पर प्रियंका गांधी ने अमित शाह से क्या कहा? राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्या बहस हुई? सारे सवालों पर बोलने आए प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले से देश में दंगों की साजिश समेत कौन सी बड़ी बातें कहीं? जानेंगे भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर संकट कैसे लौटा है? श्रद्धालुओं के लिए क्यों लगातार तीसरा दिन जानलेवा साबित हुआ? सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर के मुद्दे पर क्या हुआ? और वैसी ही कौन सी खबर मणिपुर से आई? नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1.25 घंटे का भाषण दिया। भाषण की शुरुआत में पहलगाम हमले के आतंकियों को मारे जाने की जानकारी दी। बोले कि जिन आतंकियों ने वेस्टर्न घाटी में हमारे 26 टूरिस्ट को मारा था, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान से आए इन तीनों आतंकियों के नाम सुलेमान हमजा, अफगान और जिब्रान हैं। सुलेमान लश्कर का कमांडर था। अफगान और जिब्रान ए कैटेगरी के आतंकी थे। शाह ने यह भी बताया कि आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टाइमलाइन भी शेयर की। 22 अप्रैल आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला। 23 अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। फैसला हुआ कि किसी भी तरह से आतंकियों को पाकिस्तान नहीं भागने देना है। 22 मई आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल मिले, इन्हें ट्रैक करके आतंकियों की घेराबंदी का प्लान बना। 22 मई से 28 जुलाई तक आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल की ट्रैकिंग जारी रही और 28 जुलाई को इनकाउंटर कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मारे गए आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने के सबूत भी पेश किए। मारे गए आतंकियों के शवों की पहचान कराई गई, लोगों ने इन्हें पहचान लिया। मारे गए आतंकियों के पास एक अमेरिकी और 2 AK-47 राइफल्स और कारतूस मिले। चंडीगढ़ में राइफल्स की एफएसएल रिपोर्ट पहलगाम के कारतूसों से मैच हुई। तय हो गया कि इन्हीं राइफल से पहलगाम हमला किया गया। 2 आतंकियों से पाकिस्तान के वोटर ID कार्ड मिले।
तीसरे के भी पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत सरकार के पास हैं। इनके पास पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स मिली। शाह ने अपने भाषण में नेहरू, इंदिरा, आतंकवाद, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, चीन, कश्मीर, अनुच्छेद 370 इत्यादि का भी जिक्र किया। कहा कि यूपीए की सरकार के मुकाबले एनडीए की सरकार में कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में विपक्षी सांसदों ने और भी सवाल उठाए। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज का हमारा संसद में आज शो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। दरअसल श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क है। इसके आसपास 20 किलोमीटर तक घना जंगल है, कश्मीर के सबसे घने जंगलों वाला एरिया। दाचीगाम से नीचे की तरफ लिडवास एरिया है। दाचीगाम के दूसरे छोर से पहलगांव से जुड़े त्राल के जंगल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने इन्हीं जंगलों में अपना ठिकाना बना रखा था। करीब 2 महीने पहले सुरक्षा एजेंसियों को एक सिग्नल मिला। ये सिग्नल एक अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस से आया था और ठीक इसी तरह का सिग्नल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में भी दर्ज किया गया था। अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस एक सैटेलाइट फोन होता है, फिल्मों में देखा होगा आपने। बातचीत और लोकेशन कोई पकड़ ना पाए इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आतंकी भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगांव के आतंकी चीन में बने अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे थे। इन अल्ट्रासेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी भी करती है और वहां से ये आतंकियों के हाथ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए पिछले कई एनकाउंटर्स में सुरक्षा बल ये अल्ट्रासेट्स बरामद कर चुके हैं। कुछ और जानकारियां भी आपको देते हैं। ये डिवाइस चीन के तियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तियानटोंग सैटेलाइट नेटवर्क चीन का बनाया कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अल्ट्रासेट्स इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। इनके ज़रिए कम बैंडविड्थ वाले वॉइस और टेक्स्ट मैसेज किए जा सकते हैं। ये अल्ट्रासेट्स बहुत ही सीमित सिग्नल पर काम करते हैं और लोकेशन ट्रेसिंग को मिसलीड कर देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, हर अल्ट्रासेट एक कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। जब एक सेट से मैसेज भेजा जाता है तो चीन की सैटेलाइट उसे बाइट में बदल देती है। फिर ये बाइट्स मास्टर सर्वर में पहुंचती हैं जो पाकिस्तान में है और फिर वहां से मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है। तो एक बार जैसे ही दाचीगाम के जंगल में सिग्नल ट्रेस हुआ, सेना ने सटीक लोकेशन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। खोजबीन का दायरा लगातार कम होता गया। सैन्य अधिकारी बताते हैं कि बीते 3-4 दिन से इलाके में लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से आतंकियों ने अपने ठिकाने के ऊपर तिरपाल लगा लिया। खाने पीने का इंतजाम भी यहीं किया। इससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना आसान हो गया। 28 जुलाई की सुबह 8 बजे आतंकवादियों को देखने के लिए ड्रोन्स लॉन्च किए गए। राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा कमांडो के जवान महादेव पहाड़ी पर चढ़ गए। सुबह 11 बजे के बीच आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। पहले ही राउंड में तीनों आतंकी ढेर हो गए। बाद में उनकी पहचान की गई और अब केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है। प्रतिक्रियाएं उनकी भी आईं जिन्होंने पहलगांव हमले में अपनों को खो दिया। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, मुझे अपने सेना पर गर्व है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। जैसे पहले उरी हो चुका है, फिर पहलगाम हुआ, अब आगे कहीं गुलमर्ग ना हो जाए। तो ऐसे 2-4 लोगों को मार लेने से वो लोग रुकने वाले नहीं, वो लोग फिर भविष्य में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसे घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इससे और भी ज़्यादा कड़ा स्टेप उठाया जाए। तो ये थी पूरी कहानी। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। अब रुक करते हैं संसद का। नजर डालते हैं संसद की कार्यवाही पर। लोकसभा में गृह मंत्री के भाषण के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। अब आगे की बात करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। इसका असर अखिलेश यादव के भाषण में भी देखने को मिला। उन्होंने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने जेट गिरे। कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई
और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। फिर कांग्रेस की महासचिव और केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बात रखी, सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए और सोनिया गांधी के आंसुओं पर केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब दिया। जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों। वैसे महोदय, मेरी मां के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। शाम करीब 5 बजे लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही हम सब सेना और चुनी हुई सरकार के साथ मजबूती से खड़े हो गए, लेकिन सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए। कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों? वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों? और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made? The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. हम एस्केलेशन नहीं चाहते, मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंचे और ये बोले, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। लोकसभा से इतर राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से शुरुआत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सबसे पहले बताया कि पहलगांव के आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जेट गिरने के सवालों का भी जवाब दिया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह को घेरा। बोले, लोकसभा वाला भाषण राज्यसभा में कॉपी पेस्ट कर दिया है। सवाल उठाया, भारत में बार बार हो रहे आतंकी हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है?
ये भी कहा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के बाद भी भारत की विदेश नीति विफल रही। हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए, कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ? विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी का भी मुद्दा उठाया। शो शूट होने तक राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। विस्तार से देखने के लिए आज का हमारा संसद में आज शो देखें। अब सुर्खियों की बारी। यमन में मौत की सजा पाई निमिषा प्रिया के भविष्य पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार इस मामले में मीडिएशन कर रहे हैं। पहले उनके ऑफिस से आया एक दावा, कहा गया कि निमिषा की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है। इस खबर को पढ़कर लोग खुश होना शुरू हुए ही थे कि दूसरी खबर आ गई जिसने सारी खुशियां छीन ली। खबर आई थी विदेश मंत्रालय से, जिसने पहली खबर को भ्रामक बता दिया। कहा गया कि निमिषा मामले पर कुछ लोग गलत जानकारी शेयर कर रहे हैं। सवाल अभी भी वही का वही है, क्या निमिषा प्रिया की रिहाई होगी? निमिषा प्रिया को यमन के तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या के मामले में दोषी माना गया है। पहले उन्हें 16 जुलाई को मौत की सजा मिलनी थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों के कारण 15 जुलाई को फांसी की सजा टाल दी गई थी। मामला गंभीर तब हुआ जब बात सामने आई कि तलाल के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने निमिषा को तुरंत मृत्यु दंड देने की मांग की है। दूसरी तरफ निमिषा के पति और उनकी बेटी यमन पहुंच गए हैं। इस मामले में आगे जो भी होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एक तरफ बिहार वोटर्स लिस्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। दूसरी तरफ मणिपुर में भी बिहार की तरह एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले बात मणिपुर की। द हिंदू में छपी अभिनय लक्ष्मण की रिपोर्ट। लिखा गया, इसके लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग्स शुरू हैं। रिपोर्ट में मणिपुर के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के हवाले से लिखा गया, ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के प्रस्ताव का हिस्सा है। प्रस्ताव बिहार की तरह पूरे देश में एसआईआर लागू करने का। हालांकि मणिपुर के लिए अभी कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के नोटिफिकेशन के अनुसार एसआईआर की आधार तारीख 1 जनवरी 2026 होगी। मणिपुर में ये प्रक्रिया ऐसे समय पर शुरू हो रही है जब राज्य कुकी और मैतेई के बीच चल रहे जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। प्रक्रिया की सुगबुगाहट होते ही मणिपुर में कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा, ये राज्य में जातीय संघर्ष और उथल पुथल के कारण विस्थापित हुए लोगों के पते को अस्थायी राहत शिविरों में बदलने की कवायद है और इससे राज्य की शांति भंग हो सकती है। मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, जो अगस्त 2025 में खत्म होने वाला है। राज्यसभा में इसे 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है। अब बात बिहार की। बिहार वोटर्स लिस्ट मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने साफ कर दिया कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में नियमों से हटता है तो कोर्ट दखल देगा। इससे पहले कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल करने का सुझाव दिया था। इसको लेकर कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया। बोले कि अंतिम नंबर्स तब सामने आएंगे जब आपत्तियों पर विचार हो जाएगा। उम्मीद जताई कि 15 सितंबर तक अंतिम लिस्ट आ सकती है। कोर्ट ने कहा कि अब ड्राफ्ट लिस्ट पर अगली सुनवाई 12-13 अगस्त को होगी और एसआईआर से जुड़ी अन्य शिकायतों पर सितंबर में होगी। भारत की देसी मिसाइल प्रलय की सफल टेस्टिंग हो गई है। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई 2025 को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल के 2 बैक टू बैक टेस्ट किए। टेस्ट में मिसाइल की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को चेक किया गया। मिसाइल के सारे पार्ट्स ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। प्रलय मिसाइल पूरी तरह भारत में बनी है। डीआरडीओ ने भारत की अन्य लैब्स के साथ मिलकर इसे बनाया है। ये सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसमें हाईटेक गाइडेंस सिस्टम है जो इसे सुपर सटीक बनाता है।
ये मिसाइल कई तरह के वॉरहेड यानी हथियार ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट्स को भेद सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत पारंपरिक हमलों के लिए बनाई गई है, यानी ये न्यूक्लियर हथियारों के बिना भी दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री को बधाई दी। बोले, प्रलय मिसाइल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो दुश्मनों के खिलाफ हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। बीते 3 दिन श्रद्धालुओं के लिए कष्ट से भरे रहे। पहले 2 दिन यूपी उत्तराखंड से श्रद्धालुओं के मौत की खबरें आईं। अब आज यानी 29 जुलाई को झारखंड के देवघर में सड़क हादसा हो गया। 18 कांवड़ियों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हैं। दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे गोड्डा देवघर मेन रोड पर जमुनिया मोड़ के पास हुई। कांवड़ियों से भरी बस और सिलेंडर से भरे एक ट्रक में टक्कर हो गई। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे से लेकर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताया। पीड़ितों के परिजनों को मदद का भरोसा दिया। इनके ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।